किसी भी संस्था में धन की शक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है और गुणवत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप वह संस्था का पिरामिड आकार एक बैलेंस्ड टेक्निक को फॉलो करता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर दिशा में यात्रा करने से दोनों ये जो पिरामिड है बिल्कुल ही वेल बैलेंस्ड होता है। और इन दोनों फ्लो में जब कोई एक फ्लो की क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है तो एक तबका शोषित होने लगता है और इन तबके में शोषित किया जाने वाला सबसे सामान्य तबका है निचला आकार, जहाँ पर संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर संख्या ज़्यादा होने की वजह से इनका 1% शोषण भी पिरामिड में बैठे हुए टॉप के लोगों को काफ़ी अमीर बनाता है। पिरामिड एक प्रकार का ढांचा होता है। इस संसार में कोई भी संगठन, किसी तरह का कोई बिजनेस, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधि हो, सेना का डिपार्टमेंट हो, स्कूल कॉलेज या कोई भी संस्था, सभी एक पिरामिड ढांचा को फॉलो करते हैं। इसका आकार ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो कुछ उदाहरण से हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हमारी सरकार, प्रतिनिधिमंडल, स्कूल कॉलेज, धार्मिक संस्थाएं, कई प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करने वाली सफल व्यापार हो, सभी मल्टी लेवल पिरामिड के ढांचे को फॉलो करते हैं। किसी भी संस्था का सबसे निचला स्तर उस पिरामिड का आधार होता है। ये जो आधार है वो सबसे निचला स्तर है, जबकि उसमें सेवाओं का वितरण ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है। और हमारे देश को चलाने वाली सरकारें भी पिरामिड के आकार से ही चलती है। इसमें सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा ऊपर से नीचे की ओर आता है, जबकि जो सबसे निचला स्तंभ है वह अपने वोटों के माध्यम से इस ढांचे को सींच करके हरा बनाए रखते हैं। किसी भी संस्था में धन की शक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है और गुणवत्ता ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप वह संस्था का पिरामिड आकार एक बैलेंस्ड टेक्निक को फॉलो करता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर दिशा में यात्रा करने से दोनों ये जो पिरामिड है बिल्कुल ही वेल बैलेंस्ड होता है। और इन दोनों फ्लो में जब कोई एक फ्लो की क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है तो एक तबका शोषित होने लगता है और इन तबके में शोषित किया जाने वाला सबसे सामान्य तबका है निचला आकार, जहाँ पर संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ पर संख्या ज़्यादा होने की वजह से इनका 1% शोषण भी पिरामिड में बैठे हुए टॉप के लोगों को काफ़ी अमीर बनाता है। और जब यह सीमा के ऊपर पहुँचता है तो यह पिरामिड रूपी संस्था चरमराकर टूट जाती है। लेकिन जब गुणवत्ता दोनों तरफ से वेल बैलेंस तरीके से फ्लो होती है या आदान प्रदान बराबर मात्रा में होती है तो वह पिरामिड के ढांचे सभी लोगों को संपन्न और खुशहाल बनाती है। अगर हम इसे कॉर्पोरेट के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हो, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है और टेस्ला स्पेसएक्स के संस्थापक एलन मस्क हो, ये सभी इस पिरामिड के टॉप पोजीशन के लोग हैं। अगर आप इनकी पिरामिड की वर्क कल्चर को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इन पिरामिड में बनने वाली फ्लो की गुणवत्ता कैसी है। यानी कि टॉप से जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और नीचे से जो फ्लो हो रहा है उनके बीच की बैलेंस्ड कैसी है, ये गुणवत्ता से पता चलता है। पिरामिड ढांचा किसी भी संस्था का, किसी भी व्यापार का मूल प्रकृति है। अगर आप इस पिरामिड के निर्माण करता है तो यह आप पर निर्भर करता है कि आपने इस पिरामिड को कितना खुशहाल बनाया है और इसका सदुपयोग कर रहे हैं। किसी संस्था रूपी इस पिरामिड में काम करने वाला निचला हिस्सा के पास ज़्यादातर डिसीजंस मेकिंग पावर नहीं होती है। यह लोग केवल इस ढांचे के शीर्ष पर बैठे लोगों के प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और निचले हिस्से में संख्या ज़्यादा होने से इनके द्वारा 1% एक्स्ट्रा एफर्ट या पर्सनल स्पेस में से कुछ मिनट देने पर भी उस संस्था के टॉप पर बैठे लोगों के लिए अथाह समय और धन दोनों अपने नीचे से चलकर उनके पास पहुंचता है। पिरामिड का दुरुपयोग या पिरामिड के सही गलत तरीके, अच्छे या बुरे होने का पता इस बात से चलता है कि इसमें दोनों सिरों से प्रवाह कैसा हो रहा है। हालांकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हमें दोनों ही पहलुओं पर गौर करने की जरूरत होती है। आजकल ज़्यादातर संस्थाओं का वर्क कल्चर इतना स्ट्रेसफुल हो गया है जिसका मुख्य कारण है प्रॉफिटेबिलिटी एंड। इस पिरामिड में सबसे टॉप पे बैठे हुए लोग किसी भी कीमत पर नीचे से धन के फ्लो को तेज करना चाहते हैं ताकि तेजी के साथ धन का फ्लो उनके पास पहुंचे। हालांकि किसी भी पिरामिड का ढांचा समान होने मात्र से उसे उचित या अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन पिरामिड का उपयोग कैसे करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम माचिस की एक तिल्ली लेकर एग्जाम्पल ले तो उस माचिस की तिल्ली से हम खाना पकाकर खा भी सकते हैं और आग भी लगा सकते हैं, पूरा का पूरा घर चला सकते हैं। इसके दोनों ही पहलू हैं। अब अगर पिरामिड में बैठे टॉप के लोग स्वार्थी तथा गैर कानूनी तरीके से धारा के प्रवाह को तेज करते हैं तो यह तरीका गलत है।
यानी कि इस त्रिकोण का एक हिस्सा में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगा। हालांकि ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिसके आधार पे आप यह पता लगा सके कि कौन सा पिरामिड ठीक है या कौन सा पिरामिड गलत है, लेकिन फिर भी आगे आसान तरीकों से अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो अगर इसके दोनों ही सिरों पे वेल बैलेंस तरीके से या हार्मोनी में चीज़ें फ्लो हो रही है, यानी कि नीचे से धन का प्रवाह ऊपर जा रहा है और ऊपर से गुणवत्ता नीचे आ रही है, तो इस पिरामिड में बैठने वाले सभी लोग खुशहाल नजर आते हैं। पोंजी स्कीम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसका नाम इटली के रहने वाले कार्लो चार्ल्स पोंजी के नाम पर पड़ा है। यह बात है सन 1900 के शुरुआती दौर की, जब कार्लो चार्ल्स पोंजी कनाडा से अमेरिका पैसा कमाने के उद्देश्य से गया था। पोंजी के मन में शुरू से ही ढेर सारा पैसा कमाने की इच्छा थी। बेतहाशा पैसा जल्दी कमाने की उसके मन में इच्छा तीव्र हो चुकी थी। वह जल्दी से ढेर सारा पैसा कमाना चाहता था ताकि अपनी सारी सुख सुविधाओं को हासिल कर सके, जिसके लिए वह कई सारे शॉर्टकट तरीके भी अपनाया था और उसकी वजह से उसे कई बार जेल भी की सज़ा भी हुई थी। पहली बार उसे जाली चेक करने के जुर्म में उसे कुछ दिन जेल में गुजारना पड़ा था। जेल से निकलने के बाद यह उसकी इच्छा बदल चुकी थी और वो और तेज़ी से पैसा कमाना चाह रहा था। फिर उसके बाद उसे अवैध तस्करी के धंधे में लिप्त होने के कारण जेल में गुजारना पड़ा। अभी तक पोंजी को किसी शॉर्टकट तरीकों से खास सफलता नहीं मिली थी। यह बात है सन 1920 की, जब विश्व के सभी डाकघर इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन जारी किया करते थे, जिसकी अदला बदली विश्व के किसी भी डाक टिकटों के रूप में किया जा सकता था। इसी अदला बदली के तरीकों का इस्तेमाल पैसा बनाने के लिए किया गया। वह क्या करता कि इस कूपन को महंगे देशों से खरीद कर सस्ते देशों में बेचा करता था, जिससे उसे काफ़ी भारी प्रॉफिट होता था। अब उसे और भी पैसा कमाना था, इसलिए पोंजी ने इस बीच एक कंपनी की स्थापना की और उसने $150 की कीमत के लाखों कूपन उसने छपवाए और उन कूपन को अपने निवेशकों को सस्ते दामों पर लगभग $100 में बेच दिया। निवेशकों ने उसका कूपन इसलिए खरीदा क्योंकि वह अपने निवेशकों से वादा करता था कि वह 90 दिनों के बाद उस कूपन पर 50% का मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि जब 90 दिनों के बाद आप कूपन को दोबारा लेकर उसके पास जाएंगे तो वो आपको $150 में खरीद लेगा। इससे जो इन्वेस्टर है उनको 50% का मुनाफा होगा। उस वक्त बैंक भी लगभग 4% का इंटरेस्ट रेट देते थे। हालांकि पूंजी की बात पर लोगों को ज़्यादा भरोसा तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ निवेशकों ने शुरू में कम पैसा लगाने से शुरुआत करने लगे और जब उन्हें एक बार 50% का मुनाफा हुआ तो फिर बाद में लोग बड़े संख्या में निवेश करने लगे। अब पूंजी के मन में और अधिक धन तथा तेजी से धन कमाने की इच्छा थी, इसलिए पूंजी ने अपने इन्वेस्टरों को लुभाने के लिए 90 दिन की अंतराल को घटा करके 45 दिन कर दिया, जिससे और अधिक उसके पास भीड़ इकट्ठी हो और वह ज़्यादा पैसा कमा सके। अब पूंजी दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की करने लगा। अपने निवेशकों के साथ पूंजी भी अमीर होता जा रहा था, लेकिन उसकी पोल तो तब खुली जब लोगों को मालूम चला कि इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन बंद कर दिए गए हैं। उसकी सच्चाई यह थी कि वह अपने आज इकट्ठा हुए पैसों से कल के निवेशकों को पैसा देता था और कल जो बिक्री होगी उसके पैसों से वह किसी तीसरे निवेशकों को पैसा देता था। इस तरह पूंजी केवल टोपियां घुमा रहा था। धोखाधड़ी के इस आरोप की वजह से पूंजी को 9 साल की सजा हुई, लेकिन वह जमानत लेकर फ्लोरिडा चला गया, जहां पर फिर वह घोटाला किया और उसके बाद फिर उसे पकड़ लिया गया। अंत में उसे इटली भेज दिया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई और इस तरह से पूंजी का पूरा जीवन फ्रॉड करते और जेल की सजा काटने में ही बीत गई।